प्रिय बालाजी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज क्लास 8 का हम साइंस का लेक्चर लेकर आए हैं। बहुत आपका स्लो चलता है 8 क्लास का। 7 क्लास के लेक्चर से बहुत लेट आते हैं तो बच्चे थोड़ा उदास रहते हैं, सर बहुत देर से आता है। थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम होता है, समय कम होता है, इसीलिए आपके लिए काम कम होता है। लेकिन अब देखते होंगे वीडियोज़ में कभी कभी थोड़ा सा तो क्लास 10th के लिए, क्लास 9th के लिए लेक्चर्स ज़्यादा मिलते हैं। तो कोई बात नहीं, आपके भी लेक्चर्स मिलेंगे, जैसे समय बचता है आपके लिए भी काम किया जाएगा। लेकिन आपके लिए तो अच्छा ही है कि जब क्लास 9 पढ़ाया जा रहा है तो आप जब 9th में आने वाले हैं तो बिल्कुल आपको ऑलरेडी लेक्चर्स मिले रहेंगे, तो आप अच्छे से तैयारी करेंगे। लेकिन ये भी क्लास बेसिक क्लासेस होते हैं, तो यहाँ भी अच्छे से बच्चों को पढ़ना चाहिए। क्लास 7, 6 ये भी बहुत ज़रूरी क्लासेस हैं, आपको पढ़ाए जा रहे हैं। आपके क्लासेस ऑनलाइन लेक्चर चलते हैं। हाँ, यूट्यूब पर लेक्चर नहीं आ रहा है, थोड़ा लेट आ रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। कोशिश करूँगा कि आपके भी लेक्चर जल्दी जल्दी मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। आपका जो फसल प्रबंधन चैप्टर चल रहा था उसका लेक्चर नंबर 2 होगा और ये आखिरी लेक्चर होगा। आपको आज सारे टॉपिक पढ़ा दिए गए थे, उसके सारे क्वेश्चन से करा के हम चैप्टर कहीं पर फिनिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज इस प्यारे से लेक्चर का, साइंस का फसल चक्र प्रबंधन का दूसरा लेक्चर, और ये और आखिरी लेक्चर होगा। अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन यहाँ तक वो कराया गया था, बहुत सारे क्वेश्चन को दिए थे, आपने कर भी लिया होगा। फिर भी एक बार बच्चे को हम क्वेश्चन को मिला देते हैं और आज बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होगा। चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी करा दिए जाएंगे और चैप्टर मानता हूँ थोड़ा बेसिक है, कृषि से रिलेटेड कुछ चैप्टर था, लेकिन आपके नॉलेज के लिए भी अच्छा है। चलिए कुछ क्वेश्चन आपको दिया था मैं DPP1 करके, मैं थोड़ा यहाँ देख लेता हूँ। चलिए इसके तो आंसर लिखे गए थे, इसका भी इसके भी आंसर लिखा गया था। फ्लो होता है किस, यहाँ से क्वेश्चन क्या था ये वाला कि निम्नलिखित में किस कृषि उपकरण का उपयोग मिट्टी की सतह को समतल करने में किया जाता है। तो भी समतल किसको करोगे आप, लेवलिंग करोगे, लेवलर से करोगे, जिसको हम लहेंगा बोलते हैं अपने बिहार में। निम्नलिखित में कौन सा एक बागवानी फसल है। बागवानी मतलब तो बागवानी सेब का फसल होता है, हॉर्टिकल्चर, ठीक। निम्नलिखित में कौन सा एक कदम नहीं है मिट्टी की तैयारी से। मिट्टी तैयार करने से कौन सा कदम नहीं है। तो जुताई तो मिट्टी में आता है, बुआई समतल करना भी आता है। निम्नलिखित में कौन सा कदम नहीं है मिट्टी तैयार करने से, तो डी हो जाएगा। कटाई से कोई मिट्टी का मतलब नहीं है, समतल करना होता है, बुआई भी उसमें आता है, जुताई भी आता है, ठीक। और रबी की फसल है जो दालों में से एक है। तो दाल में रबी में क्या आता है बच्चे, ये तो तिलहन में आ जाएगा, दाल में आपको चना आएगा। चना का दाल आप खाते हैं ना, ये रबी फसल है। आज हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजर और मैन्यूर के बारे में, खाद और उर्वरक के बारे में। आपके बुक में दिया था उस दिन, हम आखिरी लेक्चर आपको हम रीडिंग भी करवा दिए थे। आखिरी लेक्चर में आपको मैं रीडिंग करवा दिया था, सिर्फ आज थोड़ा सा पॉइंट्स लिखवाए थे। उर्वरक को याद रखिएगा। पहले खाद के बारे में, वे पदार्थ जिनमें फसलों का उत्पादन और मिट्टी की उर्वरता सुधार के लिए पोषक तत्वों के रूप से मिट्टी में मिलाता है। अच्छा, खाद और उर्वरक हम खेतों में क्यों मिलाते हैं, फसल के अच्छे उत्पादन के लिए, फसल ज़्यादा हो उसके लिए मिलाया जाता है। तो ये क्या कहलाते हैं बच्चे जी, ये सब खाद पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कहते हैं वे पदार्थ जिन्हें फसलों के उत्पादन और मिट्टी की उर्वरता में सुधार के लिए पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए किया जाता है, वो सारे क्या कहलाते हैं बच्चे जी, वो कहलाते हैं खाद और उर्वरक कहलाते हैं। दोनों का इस्तेमाल किया जाता है मिट्टी की उर्वरता थी पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए, लेकिन एक थोड़ा यूजफुल होता है और एक थोड़ा अच्छा नहीं होता है खेतों के लिए। तो दोनों के बारे में बात करेंगे हम कि अपने फसल के लिए कौन अच्छा है और कौन अच्छा नहीं है। चलो, तो पहले क्या आपने पढ़ा उर्वरक के बारे में। फर्टिलाइजर क्या होते हैं, एक केमिकल कंपाउंड, इसमें केमिकल कंपोजिशन होता है। और ये क्या होते हैं, अकार्बनिक इनऑर्गेनिक, ये अकार्बनिक होते हैं और ये रासायनिक, इसमें केमिकल रासायनिक संगठन होता है, यानी इसमें केमिकल्स मिले होते हैं। इसके एग्जाम्पल आप जान सकते हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, DAP, सब नहीं सुना होगा, खेतों में डालते हैं, पोटास, पोटेशियम सल्फेट इत्यादि इसके एग्जाम्पल हैं। अब क्या करते हैं ये लोग, ये मिट्टी को विशेष पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रदान करते हैं। क्या क्या, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये जो
न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व है मिट्टी के लिए, इसको प्रोवाइड पूर्ति करते हैं। उर्वरक के बारे में अगला पॉइंट, उर्वरक जो होता है जल में घुलनशील होता है, जो पौधों की जड़ों में आसानी से अवशोषित है। ये पानी में घुल जाता है और पानी को जानते ही आपकी पौधा ऑब्जर्व कर लेगा। पौधा का जो जड़ होता है, जड़ में एक जाइलम नाम का कंपोनेंट होता है, वो क्या करेगा, पानी को ऑब्जर्व कर लेता है और पूरा फसल में उसके सारे पोषक तत्व तो पहुँच जाते हैं। फसल पैदावार उपज बढ़ाने के लिए उर्वरक का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो सर खाद क्या है? खाद कार्बनिक पदार्थ है। वो अकार्बनिक था या कार्बनिक था? मिश्रण है जो पौधों और कैसे प्राप्त होता है? पौधों जानवरों के अपशिष्ट पदार्थ। जैसे मान लो कि आपका घास पास आपके घर में माने कुछ सब्जी बनाया तो कुछ उसमें छिलका निकला, उसको आप जाकर डाल दीजिए। कुछ माल जाल का अपशिष्ट पदार्थ मतलब गोबर वड़ा है, उस पर रख दीजिए, मिट्टी से ढक दीजिए, या उसको कुछ दिन के बाद वो सड़ गल जाएंगे, वो क्या तैयार हो जाएगा, आपका खाद तैयार हो जाएगा। तो ये फ़ायदा क्या है सर? इसके फ़ायदे क्या हैं सर? ये अपशिष्ट पदार्थों को एक गड्ढे में जमा करके मिट्टी से ढक देता है तथा सूक्ष्म जीव बेकार पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं। ये हो गया खाद। अब खाद का एक और टाइप है जिसको हम बोल रहे हैं कंपोस्ट। यहाँ तक आपका हो गया था। हाँ, अब थोड़ा कंपोस्ट के बारे में पढ़ लीजिए। अपशिष्ट पदार्थों को एक गड्ढे में जमा करके मिट्टी में से ढक दिया जाता है और तथा सूक्ष्म जीव मतलब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो भी बैक्टीरिया हैं, छोटे छोटे जीव हैं, वो क्या करते हैं, पदार्थों को खा पी के पचा के गला देते हैं और तोड़ ताड़ देते हैं उसे, और इस तरह जो तैयार होता है खाद, उसी खाद को कंपोस्ट कहते हैं। देखो, कंपोस्ट भी खाद है, कंपोस्ट भी क्या है, खाद है। लेकिन कैसे तैयार करते हैं आप? कोई जीव जंतु के कोई सारे पदार्थ हो गया, कुछ गोबर वोबर हो गया, उसको मिट्टी में ढक दिया गया, उसमें कुछ सूक्ष्म जीव पड़ेंगे और जो उसको तैयार करेंगे उसे कंपोस्ट कहा जाएगा। अभी तो लोग इसको तैयार खुद से भी कराते हैं, उसमें केचुआ लोग डाल देते हैं। केचुआ क्या करता है, उस पूरे चीज़ को खाता है, गलाता है, उसको तोड़ता है, कंपोस्ट पूरा उसको डिकम्पोज कर देता है, तो जो तैयार होता है उसे हम कंपोस्ट बोलते हैं। यानी खाद ही कंपोस्ट है। चलो, खाद के कुछ लाभ देख लीजिए। इसका लाभ क्या है? मिट्टी की उर्वरता में सुधार करता है, पोषक तत्वों की पुनर्चक्रण करता है, पर्यावरण के अनुकूल होता है, सस्ता भी होता है, फसल की गुणवत्ता में सुधार लाता है। यानी जो भी चीज़ हम खाएंगे उससे बीमारियाँ हमको नहीं होगा। ठीक है, तो सर दोनों में अंतर क्या है? और इससे सर नुकसान है, फर्टिलाइजर से नुकसान होता है। लेकिन पहले खाद और उर्वरक में अंतर देख लीजिए। खाद अपने पर कार्बनिक पदार्थ है, ये उर्वरक एक अकार्बनिक पदार्थ है। ये खेतों में बनाइए, ये अपने खुद से बना सकते हैं, इसको फैक्ट्रियों में ये मिट्टी की ह्यूमस को प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है और इसमें ह्यूमस की मात्रा कम नहीं प्रचुर मात्रा में नहीं होता है। ये पोषक तत्व इसमें, लेकिन एक इसका कमी है कि इसमें पोषक तत्व जो होते हैं, जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत कम होते हैं और इसमें न्यूट्रिएंट्स भर भर के होते हैं। लेकिन इसके कुछ हानि भी हैं। हानि देख लीजिए क्या है। डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर की हानि क्या है? देखिए, पहले तो मृदा को क्षरण करता है। उर्वरक के अधिक उपयोग के अनुसार मिट्टी की उर्वरकता में गिरावट आती है। आपकी जो फर्टिलिटी होती है मिट्टी का, ये ख़त्म होगा। बार बार ज़्यादा यूज करते हैं उर्वरक तो, और खाद कितना भी यूज करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अच्छा ही चीज़ है। पर्यावरण में प्रदूषण फैलाता है, क्योंकि उसको पानी में डालो, खाद डालोगे, पानी में घुलेगा। पानी में क्योंकि खाद जो है तो केमिकल है, केमिकल पानी में चला जाएगा, वो पानी कहीं बह के चला गया नदी तालाबों में, तो जल प्रदूषण होता है। मिट्टी की भी खराब होता है, मिट्टी प्रदूषण होता है। तो ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन अब क्या कीजिएगा, मजबूरी में यूज किया जा रहा है फसल बढ़ाने के लिए, क्योंकि जनसंख्या इतना हो गया कि बिना इसको मिलाए फसल के उत्पादन कर नहीं सकते हम लोग, तो इसका उपयोग हो रहा है। सबसे बढ़िया तरीका होता है खेतों में फसल अच्छा करने के लिए क्रॉप रोटेशन, यानी फसल चक्रण। आप एक ही फसल बार बार ना बोएं। एक ही फसल बार बार बोने से खेत की क्या होती है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम होती है और मिट्टी में बहुत सारे पोषक तत्व चाहिए। इसीलिए क्या कीजिएगा कि खेतों में एक बार कभी कभी फसल चक्रण में एक ही फसल लगातार नहीं उगाई जाती है और इससे मिट्टी की उर्वरकता का क्षरण नहीं होता है। क्या करना चाहिए, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता वाली फसलें उगाकर मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाई जा सकता है। तो कैसे किया जाता है, जैसे कि देखिए मैं दिखा रहा हूँ, इसका एक मैं फ्लो चार्ट दिखा रहा हूँ फसल चक्रण का। अपने कुछ फलियाँ वाला जैसे मतलब सब्जी उब्जी में जो होता है,
उसको अपने मिट्टी में बोया। इसमें क्या फ़ायदा होता है, इसमें नाइट्रोजन वृद्धि होता है। जैसे इसमें क्या क्या लगा सकते हैं आप, दलहन, तेलहन, मटर, सोयाबीन, सेम, चना, मूंगफली, इसको आपने लगाया। इससे क्या होगा, मिट्टी में नाइट्रोजन की वृद्धि हो गई। अब फिर से क्या किया आपने, वही नाइट्रोजन का हो जाएगा, नाइट्रोजन की जो सत्ता वाली फसल में लगाएंगे। इसे लगाने से क्या हुआ, नाइट्रोजन बढ़ गया। अब नाइट्रोजन वाली फसल लगाएंगे, जैसे कि जिसको नाइट्रोजन चाहिए, अब पालक लगा दो, पत्ता गोभी लगा दो, चाय पत्ती लगा दो, जड़ी बूटी लगा दो, इस सबको नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए। अब ये नाइट्रोजन यूज कर लेगा लोग, ठीक। अब देखो क्या हुआ, फसल की थोड़ी मात्रा फलदार सब्जी में नाइट्रोजन देखो। अब इसमें क्या रहा कि फास्फोरस, मैं लिख देता हूँ, फास्फोरस तथा नाइट्रोजन। अब ये जो अपन लगा दिया, अब क्या करेंगे, जब भी फसल, जब फलदार सब्जी लगाएंगे तो इसमें थोड़ी मात्रा में हम फास्फोरस और नाइट्रोजन डालेंगे, थोड़ी मात्रा में डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी था इसमें। अब टमाटर, बैंगन, ककड़ी, तरबूजा, आलू, ये सब का लगाइए, ठीक। फिर अब उसके बाद क्या लगा दीजिए, गाजर, मूली, प्याज, लहसुन, क्योंकि इनको उतना ज़रूरत नहीं होता इन सब चीज़ों का। फिर ये पौधा लगा दीजिए, फिर से नाइट्रोजन हो जाएगा। तो ये देखिए आपको एक नाइट्रोजन चक्र भी दिख रहा होगा। और ये इससे क्या हो रहा है, मिट्टी के पोषक तत्वों की पूर्ति हो रहा है। इसी को हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन, फसल चक्रण, ठीक है। इससे क्या होता है, मिट्टी की उर्वरकता बरकरार रहती है। बार बार अब एक ही फसल बार बार नहीं लगाना चाहिए, उससे मिट्टी की उर्वरकता खत्म हो जाती है। चलिए अब इसका थोड़ा लाभ देख लीजिए, एडवांटेज ऑफ क्रॉप रोटेशन। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, फसल चक्रण के लाभ। हम क्या पढ़ रहे हैं, फसल चक्रण के लाभ। पहले तो मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है, खरपतवार जो भी उसमें घास उस जमता है इसके भी कंट्रोल होता है, मिट्टी की संरचना में सुधार आती है, मिट्टी की जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सुधार आती है, उत्पादन यानी प्रोडक्शन बढ़ता है फसल का, और कीट एवं रोग से भी बचते हैं। चलिए अब सर कुछ हम बात करते हैं बैक्टीरिया के बारे में। जैसे हम एक बात करते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में, ठीक। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या है, तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु है। यानी देखो आप तो देखो नाइट्रोजन वायुमंडल में क्या सबसे ज़्यादा है, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ज़्यादा है, क्योंकि अगर वायुमंडल में जो गैस चलती है उसमें 78% क्या है, सिर्फ नाइट्रोजन है। लेकिन समस्या क्या है, मिट्टी उसको ग्रहण नहीं कर सकती, मिट्टी उसको नाइट्रोजन को नहीं ले सकती है, मिट्टी इसको डायरेक्ट अपने अंदर नहीं ले सकती है। तो उसके लिए एक जीव आता है जो बहुत फायदेमंद होता है, जिस जीव का नाम होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये क्या करता है, नाइट्रोजन को ले लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, ठीक। और ये कहाँ पाए जाते हैं बैक्टीरिया, जो फलीदार पौधे के जड़ में पाए जाते हैं, कि गांठों में मौजूद होते हैं। इसीलिए इसको बार बार, इसीलिए आपको दलहन तेलहन वाले पौधे लगाना चाहिए। आप अरहर के फसल लगाते हैं, आप तिलहन का पौधा लगाते हैं, तो उसके जड़ों में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, और ये वायुमंडल स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन की मात्रा को बरकरार रखता है। ये क्या करते हैं, वायुमंडल से नाइट्रोजन बैक्टीरिया ग्रहण कर लेता है और उसे नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देगा, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देगा, और नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदल जाते हैं, जिसे पौधे आसानी से। अब देखो पहले तो उसके जड़ पाए थे, जिस पौधे के जड़ में बैक्टीरिया पाए थे उसको लगाइए। ये पौधे क्या करें, उसके जड़ में जो पौधे हैं क्या करते हैं, नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। क्योंकि देखो हम लोग ऑक्सीजन नाइट्रोजन ग्रहण कर सकते हैं सांस से, लेकिन मिट्टी सांस नहीं लेती है। तो क्या करेंगे, वो जीव ले लेगा, और जैसे वो जीव उसको नाइट्रोजन को किसमें बदल दिया, नाइट्रेट में या नाइट्राइट में, नाइट्रेट में या नाइट्राइट में कन्वर्ट कर दिया नाइट्रोजन को। अब फसल क्या करेगा, उसको ग्रहण कर लेगा, इसको नाइट्रेट या नाइट्राइट के फॉर्म में था, फसल इसको ग्रहण कर लेगा, ठीक है। जिससे नाइट्रोजन की मात्रा भी बैलेंस रहती है। कुछ सवाल है आपके लिए, आप जरूर बनाइएगा। कह रहे कि विच द फॉलोइंग डिसएडवांटेज एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर। ज़्यादा हम उर्वरक यूज करेंगे तो क्या होता है, सॉइल मिट्टी खराब होती है, वाटर पोल्यूशन होता है, खरपतवार बढ़ते हैं, उपरोक्त सभी, तो सब होगा। निम्नलिखित में कौन सा आमतौर पर फसल चक्र में उपयोग की जाने वाली फलीदार फसल का उदाहरण है। फलीदार फसल में आपको बताए थे मटर आता है, ठीक है सर। यूजिंग ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूर। इसमें से कम कार्बनिक खाद, मैन्यूर मतलब खाद कौन है, यूरिया है, कंपोस्ट है, भाई कंपोस्ट होता है, और ये सब तो सारे के सारे उर्वरक हैं। चलिए अब हम मिट्टी तो तैयार कर रहे थे, उसके बहुत सारे स्टेप होते थे, हमने बहुत सारे स्टेप पढ़ लिया था। बीच बीच में आपको कुछ अलग अलग पुटअप, देखो मैं आपको लगातार यही नहीं पढ़ाया हूँ। देखो मिट्टी तैयार करने के तरीके, मिट्टी तैयार करना, बीजों का चयन करना, बुआई, सिंचाई,
निकौनी या निराई, कटाई, घाई, भंडारण। हम आपको ये कंटिन्यूस नहीं पढ़ा रहे थे, बीच बीच में आपको कुछ कुछ टॉपिक भी इससे रिलेटेड पढ़ाते चल गए हैं, ठीक है। लेकिन आप सारा टॉपिक कवर कराएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बुआई पढ़ लेते हैं। सोइंग क्या है? बुआई आप जानते ही हैं कि जब आपका मिट्टी तैयार हो गया है तो उसमें आप बीज डालेंगे। बुआई में क्या होता है कि भाई मिट्टी के में बीज की एक प्रक्रिया है, बीज बोने की एक प्रक्रिया है। बीज ढीली ढीली मिट्टी में बोए जाते हैं। किसान अधिक उपज के लिए बीजों का चयन करते हैं, ठीक है। तो बीजों का चयन कीजिए। और देखिए हम बोए तो चल रही है, बोने से पहले बीज का चयन भी तो करना चाहिए। बीज के चयन नहीं करेंगे बढ़िया तो बुआई कैसे होगा? तो उसके लिए हम बीज क्या करते हैं, जिसमें धान बोना है तो हम क्या करते हैं, उसको पानी उनी में डुबा कर रखते हैं। जो पानी के अंदर डूब गया तो अच्छा बीज है, जीव बीज, उसमें जीव है। और जो बीज ऊपर पानी के तैर रहा है, समझिए कोई जीव क्या है, खराब हो चुके हैं, तो उसको छान के हटा दिया जाता है। उसके बोने से कोई फायदा नहीं है। बीजों का चयन हो गया। बीजों के चयन का महत्व क्या है? इसके महत्वपूर्ण बीजों के चयन करने से फायदे क्या हैं? पहले के उपज और गुणवत्ता में सुधार के लिए बीज चयन किया जाता है। स्वस्थ और जो अच्छे बीज हैं उसका चयन हो जाता है। बीज जनित रोग जो मतलब जो खराब रोग बीमारी वाला था उसको तुम छान के हटा दिए, तो सिर्फ अच्छे बीज ही बोए हम। अधिक उपज के लिए अच्छी नस्ल के बीजों का चयन भी किया जाता है। मेथड ऑफ सोइंग, बीज बोने की प्रक्रिया, इसकी विधि अलग अलग होता है। पहले हम लोग वो हल से बैल की 2 जोड़ी था, वो बैल चल रहा है, हम लोग पीछे पीछे बीज डालते थे, ठीक है। वो तो परंपरागत था, वो ट्रेडिशनल मेथड था। दूसरा जो आधुनिक तरीका मतलब जिसको बोलते हैं मॉडर्न मेथड। और बैलों से जो जोतने बोने वाला बीज के था वो ट्रेडिशनल था। ये मॉडर्न मेथड है जिसमें जिसे हम सीड ड्रिल बोलते हैं। यह उपकरण उचित दूरी पर, देखो इसमें फौरा लगा होता है, हर में ट्रैक्टर चल रहा है ऐसे लगे हैं। ये क्या करता है, ऐसे जोते, उचित दूरी है, सबका दूरी फिक्स रहता है, आप देखे ही होंगे। ऐसे जोते चला जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे। अब इसमें बीज गिरते चले जाएंगे ऑटोमेटिक। समारोह से बीज बोता है और बुआई के बाद मिट्टी को ढक दिया जाता है, जैसे ट्रैक्टर द्वारा आपने देखा होगा। हाँ, तो ये आधुनिक तरीका है। कुछ क्वेश्चन कर लीजिए। विच टूल इज कॉमनली, या एन है एल है, कॉमनली यूज फॉर प्लेसिंग सीड यूनिफॉर्मली। तो ये सीड ड्रिल है, ठीक है। रोपण के लिए बीज का चयन करते समय निम्न में कौन सा बात महत्वपूर्ण कारक है? बीज का रंग, बीज का आकार, बीज का शेप और बीज की गुणवत्ता। भाई उसका जो बीज की क्वालिटी है उस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। उसकी क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। निम्नलिखित में कौन सा पौधे के पोषक तत्वों का एक जैविक स्रोत है? जैविक स्रोत यानी ऑर्गेनिक स्रोत बड़ा, यानी कार्बनिक स्रोत कौन सा है? तो कार्बनिक किससे मिलेगा? फर्टिलाइजर से, खाद से, कीटनाशक से। तो भी कार्बनिक मिलेगा, कार्बनिक से ही जैविक स्रोत बोले तो। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए 4 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनऑर्गेनिक सोर्स। इनऑर्गेनिक क्या है? तो आप जानते हैं इनऑर्गेनिक क्या है, यूरिया हो गया, ठीक है। कार्बनिक में आपका खाद आता है, इनऑर्गेनिक में आपका यूरिया, फास्फोट, ये सब आते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्केटरिंग मतलब होता है छिड़काव करना। सीड्स, बीज का छिड़काव करना खेतों में क्या कहलाता है? तो बुआई कहलाता है। सोइंग कहलाएगा बुआई, ठीक है। चलिए फसल उत्पादन में बीज का चयन क्यों महत्वपूर्ण है, बताइएगा आप। सारे क्वेश्चन को खुद से करना है। चलिए 9 नंबर देखता हूँ। निम्नलिखित में कौन जैविक खाद के उदाहरण है? जैविक खाद, तो भाई गाय का गोबर हो जाएगा जैविक में। जैविक खाद के लाभ क्या होते हैं भाई? तो प्रश्न है आपके लिए। तो लाभ इसका होता है, जैविक खाद में मिट्टी की जल को सोखने की क्षमता बढ़ती है। इससे मिट्टी भूरा होता है, मतलब खूब हल्का मिट्टी हो जाता है, ज़्यादा कठोर मिट्टी नहीं रहता है। इसमें जीवाणु की संख्या ज़्यादा होती है। देखो गोबर डालने से क्या होता है ना, गोबर में बहुत सारे, अब देखते हो बहुत सारे कीड़ा उड़ा चलता है, जिसको हम लोग पिलुआ बोलते हैं, कीड़ा उड़ा। वो कीड़े क्या करते हैं ना, मिट्टी को बार बार तोड़ते रहते हैं, तो वो भी लाभदायक है। राइजोबियम बैक्टीरिया फ्रॉम सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद, पूछ रहा कि कहाँ रहते हैं भैया जी? तो बी इसका हो जाएगा। ये रूट्स ऑफ लिगमेंट प्लांट्स,
ये प्लांट की जड़ में रेजिडियम पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करते हैं और नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदलते हैं, जिससे फसल आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। इससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी बना रहता है वायुमंडल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी न्यूट्रिएंट प्रोवाइडेड बाई फर्टिलाइजर, निम्नलिखित में कौन सा उर्वरक द्वारा प्रदान किए जाने वाला प्राथमिक पोषक तत्व है? तो उर्वरक से पहले प्राथमिक में क्या मिलता है भैया जी? प्राथमिक उसको नाइट्रोजन ही मिलता है। फसल चक्रण का उपयोग का क्या, फसल चक्रण का उद्देश्य क्या है भाई? आप जानते हैं इसका उद्देश्य क्या था, सब हो जाएगा, क्योंकि वो बीमारी से बचाता है, फसल अच्छा करता है, मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है। तो फसल चक्रण के बहुत सारे ये लाभ थे सब के सब। फसल चक्रण में फलीदार फसलें लाभदायक होती हैं, क्योंकि क्या, उच्च गुणवत्ता वाले बीज क्या खरपतवार के नियंत्रण में सहायक होती हैं, मिट्टी में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करती है, जलधरण, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सबसे ज़्यादा फसल चक्रण फायदेमंद होता है। अब सिंचाई के तरीके पढ़ लेते हैं। पटौनी, खेत, अरे भाई तुम बो दिया तो पटाए उटाए नहीं, तो फसल में नियमित अंतराल पर कुछ समय, जैसे 15 दिन पर, 20 दिन पर, महीना दिन पर जो पानी डालते हैं खेतों में, जल की आपूर्ति करते हैं, यही सिंचाई कहलाता है। इसी को हम इरिगेशन बोलते हैं। इसका तरीका दुगो होता है। पहले क्या था सर जी? पहले हम लोग ट्रेडिशनल तरीका था। आप लोग नहीं देखे हो, हम लोग देखे हैं। अब मैं पता नहीं तुम देखे हो कि नहीं हो, तो सब बंदे हो गया। अब सब मोटर लगा लिए लोग, बोरिंग वोरिंग लगा लिए लोग। पहले वो तरीका था जिसे हम लोग बोलते थे क्या, कुआँ से ढेंकी लगा रहता था, बार बार ढेंकी से पानी खींचो, भरो, पटाओ, ऐसा ही तरीका था। ठीक, फिर मॉडर्न तरीका आप देखते हैं। चलो आपके बुक में कौन कौन सा तरीका दिया है मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो भाई भी ऐसे बोलते थे। अब जाके तो अपने एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना, मुझे बता देना चैप्टर में कि भी क्वेश्चन आपका तंग करेगा, ऐसा होगा नहीं। देखिए ये तरीका है, जैसे पुराना, ये परंपरागत तरीका है। पारंपरिक मतलब ट्रेडिशनल मेथड है। कुआं से पानी खींचो, ये बार बार बाल्टी से गिराओ, ये पानी जाते रहेगा। इसमें इसको न चाहते रहिए, ये जाएगा, पानी भरेगा, फिर बाहर खींच देगा। ज़्यादा हम ये देखें, ये सब कम देखा गया है। कभी कभी चक्की में लगा दिए, बैल बार बार घूम रहा है, बार बार ये चक्का घूमेगा, ये भी पानी खींचेगा, ये हम नहीं देखे हैं। ये दोनों हम लोग देखे हैं। ठीक है, तो ये पारंपरिक तरीका था। लेकिन हमको तो पढ़ना है आधुनिक वाला। आधुनिक में ये आता है स्प्रिंकलर, ये एक मशीन लगा होता है। ये जैसे बारिश होता है ना, बारिश वैसे पानी ऊपर से गिराता है। तो ये कहाँ फ़ायदा है? जहाँ मिट्टी उबड़ खाबड़ होती है ना, वहाँ पर इस तरह से सिंचाई करना आसान होता है। और सबसे बढ़िया ये वाला होता है ड्रिप। थोड़ी ये है तो इसमें पाट पुर्जे लगे होते हैं, लेकिन ये वाला जो होता है ना बहुत बढ़िया होता है। ये डायरेक्ट फसल के जड़ में ड्रिप मतलब ड्रॉप बाई ड्रॉप पानी उसकी जड़ों में जाता है, जिससे पानी की वेस्टेज कम होती है और फसल को जितना हो सकता है पानी मिल जाता है। हो गया, नोट हुआ? चलो, ये विधियाँ सस्ती हैं लेकिन कम कुशल है, बहुत समय लगता है जो परंपरागत वाला है। और मॉडर्न में क्या है सर? मॉडर्न में स्प्रिंकलर की बात की है मैं। ठीक है सर, स्प्रिंकलर क्या छिड़काव तंत्र से काम करता है। यह असमतल जमीन, रेतीला जमीन पर ये बहुत उपयोगी होता है। ड्रिप तंत्र बहुत बढ़िया है। ड्रिप तंत्र क्या करते हैं भाई? ये डायरेक्ट पौधा के जड़ में बूंद बूंद पानी देते हैं, जिससे फसल को जितना पानी चाहिए मिल जाता है। पानी की इसमें वेस्टेज बिल्कुल बर्बाद पानी होता ही नहीं है। और अब जब इतना तुम पटौनी कर दिया तो सोहनी तो करना पड़ेगा। गाँव में हम लोग सोहनी बोलते हैं, उसी को निराई बोला जाता है। तो खरपतवार पहले है क्या? तो देखो, फसलों के साथ में कुछ अवांछनीय पदार्थ अवांछनीय पदार्थ पौधे जम जाते हैं। फसल के साथ साथ में कुछ अवांछनीय पौधे जम जाते हैं, उसी को खरपतवार बोला जाता है। तो सर उसको हटाने के लिए तरीका है, पहले तो खेत जब जोतते हैं ना, टाइलिंग करते हैं, मिट्टी को उलटते पलटते हैं, तभी तो कुछ घास तो वहीं पर मर जाता है। कुछ के लिए हम लोग मैनुअल मतलब खुद से गए, हाथ से खुरपी से कर दिए। और कुछ को लिए हम लोग कभी कुछ लोग दवा छिटवा रहे हैं आजकल 2,4-D। ये बेकार चीज़ होता है, दवा छिटना गलत करते हैं हम लोग। देख रहे हैं आजकल किसान बहुत आलसी हो गए हैं, लोग दवा छिट देते हैं। हम जब खेती करते थे बच्चा जी, हम खूब अपने से हम लोग मेहनत किए। गरीबी था ही, खुरपी ले गए, खूब दो भाई थे, दोनों भाई मिल के सोते थे। आज देख रहा हूँ सब लोग, खुद मेरे पापा भी हैं जो ये लोग दवा छिटक कहते हैं। ये नहीं करना चाहिए, वो जहर हम लोग तो खा रहे हैं दिन पर दिन। फसल, अब चलो जब फसल तैयार हो गया है, पक गया, तो कटाई करोगे नहीं करोगे? काट दिए, चलो काट दिए तो थ्रेसिंग करवाएगा नहीं, दौड़ी नहीं करवाएगा। तो कुछ लोग तो, और धान है तो हाथ से पीट पाट देंगे, या मशीन में उसका भी आ गया, दौड़ी कर दो, जिससे क्या होता है बीज अलग
और उसका भूसा भूसी अलग हो गया, ठीक है। फिर उसका ओसौनी कर दो, जिसको विनोइंग बोलते हैं, ओसा दो, हवा के माध्यम से रखो तो हवा क्या करेगा, भूसा को उड़ा देगा, जो उसका बीज होगा अलग हो जाएगा। फिर भंडारण करोगे, भंडारण ऐसे नहीं कर देना, काटा बोरा में भरा जाके फ्रिज में, भले क्या बोलते हैं अपना गोदाम वोदाम में जाके रखवा दिया, या तूने क्या किया कि उसको अपना जो डेहड़ी तुम्हारे पास जो था, क्या बोलते हैं लोग बनवाते हैं आजकल, स्टील का बनाते हैं पात्र जिसमें रखते हैं लोग, मत रखना तुरंत, क्योंकि अनाज जब कटता है तो उसमें कुछ नमियाँ होती है, तो पहले कुछ नमी को सुखाया जाता है, नमी कम करने के लिए उसको सुखा लिया जाता है धूप में, और बाद रखिए, आपका वो खराब नहीं होगा, नहीं तो कच्चा ही फसल रख दो तो खराब हो जाएगा। चलिए अब एक पशुपालन भी पढ़ लेते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। अरे पशुपालन भी लोग, किसान जो क्या करते हैं बच्चे जी, पशुओं को प्राप्त भोजन, पशु से जो भोजन प्राप्त होता है, जैसे दूध हो गया, कितने लोग को मीट मांस चाहिए तो उसके लिए भी मछली उछली का पालन करते हैं, तो सब पशुपालन में आता है, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करवा ही लेता हूँ, फिर ले चलता हूँ आपके एनसीईआरटी वन शॉट में। चलिए कीजिए तो सवाल के जवाब दीजिए। कह रहे भैया जी, कौन ऐसा सिंचाई का तरीका है जो बहुत यूजफुल होता है ऑन इवन यानी असमतल ज़मीन पर, और सैंडी मतलब रेतीला ज़मीन पर। रेतीला ज़मीन पर सिंचाई कैसे करते हो, ड्रिप तंत्र से कि स्प्रिंकलर से? तो स्प्रिंकलर हो जाएगा बच्चे जी। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ पर ताज़ा खाद्यान्न का भंडारण किया जाता है। ताज़ा अभी फिलहाल है तो उसको ताज़ा कहाँ रखोगे, तो उसको हम लोग अन्न भंडारण में रखते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। अब लिखा हूँ कि एनसीईआरटी आपका क्वेश्चन आंसर करवाना है, चलिए कराते हैं। तो पहले कुछ एक्टिविटीज़ कराएंगे शुरू से, और अभी अपने बुक खोल लीजिएगा। चलिए कुछ फसल, आप पहले एक्टिविटी में से पूछा गया था क्रियाकलाप एक में कि कुछ फसलों का नाम लिखिए और बताइए कि उनके बोने का समय क्या है। तो यहाँ पर रबी फसल लगा, गेहूँ किस में आता है, रबी फसल में आता है, जिसमें क्या हो गया सर, गेहूँ चना मटर आते हैं, दलहन तिलहन, ये सब का अक्टूबर से नवंबर का बुआई का समय होता है, और कटाई का समय अप्रैल से मई तक होता है। धान आ गया जिसे हम खरीफ फसल में बोलते हैं। क्या है खरीफ फसल, जून से जुलाई तक, जून जुलाई के बीच में इसको बोया जाता है, और अक्टूबर के नवंबर तक इसको काट लिया जाता है। ये कटता है फिर इसको बोया जाता है 2-4 दिन के अंदर में। हो गया, चलो सर क्रियाकलाप 2 में आइए। कह रहा है कि भाई फसलों के प्रकार बताइए, फसलों के नाम बताइए। फसल खरीफ में आपका धान मक्का आ गया, रबी में आपका गेहूँ चना मटर आ गया, जायद फसल में खीरा तरबूजा आ गया, ठीक है सर। चलिए क्रियाकलाप 3 कह रहा है कि भाई कृषि में जो औजारों उपकरण यूज होता है उसका नाम बताइए। तो आपने चला यहाँ पर लिख दिया हल, क्या है, कुदाल लिखना चाहिए, कुदाल होता है, हंसुआ, इसको हंसिया बोलते हैं, हंसिया। 3 में मान लो खुरपी हो गया, ठीक, लेवलर हो गया, ट्रैक्टर हो गया। जो उपकरण यूज होता है उसका करना, ये जुताई में काम आता है, कटाई में काम आता है, ये निराई में काम आता है। कहाँ पर काम आता है, निराई में, यानी जब सोहनी करते हैं वहाँ पर ये काम आता है। चलो ये नर्सरी उर्सरी वाला है तो कर लेना। क्रियाकलाप 8 दिया है तो आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ये आपकी मिट्टी की जलधारण क्षमता के लिए पढ़ाया गया है, इसमें पोषक तत्व के बारे में पढ़ाया गया है। ज़्यादा सिंचाई वाले फसल का नाम, तो धान गन्ना, धान क्या है ज़्यादा है, गन्ना ज़्यादा है, कम सिंचाई वाले हो गया। 2, 3 और 4 में आप भर लीजिएगा जो फसल का नाम जानते हैं, जैसे तरबूजा हो गया, खीरा हो गया, इन सब जिसमें जो फसल कम पानी कम लगता है, ज़्यादा लगता है, उनके नाम आपको इधर रखने हैं। नहीं पता हो तो अपने पापा से पूछ लीजिएगा, जो घर में आपके लोग होंगे पूछ लीजिएगा। निकोनी हो गया। मैं एक टॉपिक नहीं पढ़ाया हूँ, इसको थोड़ा कटाई पर्व देख लीजिए। ये कटाई पर्व आप इसमें से पढ़ लीजिएगा। किसान जब कठिन परिश्रम करता है, 3-4 माह बाद जब कटाई करता है, समय आता है, तो अपने खेतों में फसल को देखकर खुशी से वो झूम उठता है, जिससे चूँकि 3-4 महीने का वो मेहनत किया है, इसीलिए वो खुशी मनाता है। इसी को हम कटाई पर्व बोलते हैं। इसमें बच्चे बूढ़े स्त्री पुरुष सभी मिलकर इसे मनाते हैं। इस प्रकार देश के सभी भागों में कटाई पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कटाई ऋतु के समय कुछ विशेष पर्व हैं, जैसे कि इसमें कुछ विशेष पर्व होता है, पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, बिहू आदि, इससे पर्व जुड़े हुए हैं। चलिए अब आपको कुछ वर्ड नोट करना है। पहले ये नोट, सारे वर्ड नोट कीजिए, आपको याद करने हैं। ये होमवर्क है, हम सुनेंगे बच्चे जी सारा वर्ड इसमें से। मैन्योर्स मतलब खाद होता है, प्लोइंग मतलब जुताई होता है, खरीफ बुआई का सोइंग होता है,
हार्वेस्टिंग मतलब कटाई होता है, थ्रेसिंग मतलब थ्रेसिंग, वीडिक्टिड मतलब होता है, लिखा है वीडिसिडाइड सीड, वीडिसिड मतलब होता है सर बच्चे जी जो खरपतवारी नस्ल जो हम दवा इस्तेमाल करते हैं घास उसको हटाने के लिए। साइलो, साइलो का मतलब होता है सर वही कोठी उठी हम बात कर रहे थे कब से, जिसमें अनाज रखा जाता है। फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक होता है, इरिगेशन मतलब सिंचाई होता है रबी फसल को, बायो फर्टिलाइजर मतलब जैविक खाद हो गया, स्टोरेज मतलब रखना भंडारण करना, वीड्स मतलब खरपतवार हो गया, और हार्वेस्टिंग फेस्टिवल मतलब कटाई पर्व हो गया। तो ये एक न्यू वर्ड है, नए वर्ड है, आपको याद रखने हैं। चलिए हमने क्या सीखा है एक बार पढ़ लीजिएगा इस चैप्टर का पूरा, इसको आप लिख भी सकते हैं नोट्स में, अच्छा रहता है, इसके नोट्स में लिख लीजिएगा, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट आप पूरे चैप्टर को याद दिला देता है। अब आइए प्रश्न का आंसर किया जाए। तो पहले आप कीजिएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए, धान किस फसल में आता है बच्चा जी, धान किस फसल में आता है, तो आंसर ख हो गया, खरीफ फसल में आता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, चना किस में आता है, चना भाई रबी फसल में आता है। उर्वरक, सारे क्वेश्चन आपको नोट्स में करने हैं। उर्वरक है, उर्वरक क्या है, कार्बनिक और कार्बनिक, उर्वरक बच्चा जी इनऑर्गेनिक है ना, इनऑर्गेनिक है। खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं, तो भाई इसको निराई कहते हैं, क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। अनाज का भंडारण किया जाता है भाई, तो उसको बोरा में करते हैं, ठीक है, धातु के बर्तन में करते हैं, कोठियों में तो करते ही करते हैं, गोदाम में भी रखा जाता है, तो ये सब कुछ चलिएगा लेके ठीक रहेगा। मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, भरिएगा जुताई, क्या भर दीजिएगा, जुताई। खाद डैश पदार्थों का मिश्रण है, तो खाद कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है, क्या भर दीजिएगा, कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक, इसका आंसर क्या हो गया, ऑर्गेनिक। चलिए ये क्या हो गया, प्लोइंग। धान और गन्ना में डैश सिंचाई की होती है, जिसमें अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। ये सारे प्रश्न आपके नोट्स में होने चाहिए। केचुए को किसानों को क्या कहता है, मित्र कहा जाता है, क्योंकि मिट्टी को क्या कहता है, मिट्टी को ही खाता है, मिट्टी में ही अपना अपशिष्ट छोड़ता है, जिससे मिट्टी हल्का फुल्का रहती है, मिट्टी उर्वरक बनती है। चल, फलदार पौधे में पानी देने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, तो ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र से बढ़िया तरीका कोई नहीं है, इससे पानी का वेस्टेज कम होता है। चलिए सर मिलान कीजिए, खरीफ फसल से किसको मिलाएंगे आप, खरीफ एक को किसको मिलाएंगे, एक को, तो खरीफ फसल जो है गेहूँ चना मटर धान मक्का होता है खरीफ में। चलो रबी फसल में क्या आ गया, ये आ गया गेहूँ चना मटर, तो एक को हम किससे मिला देंगे, ई से, एक मिला सी से, दो को मिला दिए ई से। चलो तीन, रासायनिक उर्वरक कौन है, रासायनिक उर्वरक ये है एक, तो तीन को मिलाएंगे ए से, तीन को मिला दिए से। चलो चार, कार्बनिक पदार्थ कौन है, गोबर मूत्र पादप का अवशेष, ये हो जाएगा बी, तो चार का हो जाएगा बी, चार का हो गया बी। अब एक बच गया तो इसका वही होगा। हार्वेस्टर क्या है बच्चे जी तो ये कटाई यंत्र है, डी हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। तो इस तरह से मैचिंग भी कर लिए, मिलान हो गया। प्रश्नों का आंसर, चलो सिंचाई किसे कहते हैं, करा दिया हूँ। क्या आवश्यकता है, तो भाई उचित फसल, अच्छे फसल पैदावार के लिए जरूरी है। खाद उर्वरक में अंतर, करा दिया हूँ। जैविक खाद से क्या लाभ है, करा दिया हूँ। खरपतवार क्या है, इसको भी करा दिया हूँ। फसल की उपज में सुधार के लिए आप कुछ अपना सुझाव दीजिए, ये खुद से कर लेना। केचुए किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन में कराता हूँ। और आपको चैप्टर को यहीं पर करेंगे विराम, और दीजिएगा हमको इजाज़त, क्योंकि मैंने आपको आज बहुत अच्छे से इसको चैप्टर करा दिया। एक क्वेश्चन था केचुए के किसानों का मित्र क्यों कहते हैं, तो छोटा सा आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि भाई केचुए जो है फसल को बिना नुकसान पहुँचाए मिट्टी को खाते हैं, मिट्टी में ही मलमूत्र करते हैं, जिससे मिट्टी में क्या होती है, उर्वरकता बढ़ती है, ठीक है, जिससे फसल पैदावार अच्छी होती है, ये इसके लाभ है, ठीक है। बच्चा जी मैं बोलता हूँ थैंक यू, आपका पूरा करा दिए चैप्टर यहाँ पर फिनिश। इतना डिटेल में देख लेना कहीं यूट्यूब पर जाकर पढ़ के, ऐसा लेक्चर नहीं मिलेगा। आप इस लेक्चर को अपने क्लास साथी के साथ जरूर शेयर कीजिए। आप लोग कुछ करते नहीं हो सर जी के लिए, सर जी आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, नोट्स बनाते हैं, आपको पढ़ाते हैं, समझाते हैं, क्वेश्चन करते हैं, और तुम लोग अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर नहीं करते हो भाई मानिए। और प्यारा सा कमेंट और लाइक तो होना ही चाहिए। जितने क्लास में बच्चे हैं उतने के नाम से कमेंट आना चाहिए, अपने अपने नाम से अच्छा कमेंट, जो डाउट होगा उसको भी जरूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़िए, माता पिता का कहने को आदर जरूर कीजिए। रेगुलर क्लासेस जाइए, स्कूल जाइए, घर पे थोड़ा मोड़ा खेलते भी रहिए, खेलना भी ज़रूरी है आपके लिए, और फिजिकल खेलिएगा, दौड़ना कबड्डी, ये सब जो शारीरिक खेल खेलिएगा। कोई आपको डिजिटल गेम कोई नहीं खेलना आपको, ठीक है। जो खेलना है हाथ से खेलिए, शरीर से खेलिए, आपको इसमें लैपटॉप मोबाइल कैमरा पर कुछ भी नहीं खेलना है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस लेक्चर को पूरा देखने के लिए।